जय हिंद साथियों, मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल मेंस का प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 2916 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 54। ओके, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 के बाद लग जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? इसका आ जाएगा अपना 108। और यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद लग जाएगा, प्लस 54। 4 के बाद है तो 2 के बाद लग जाएगा। और नीचे कितना आएगा? 108। 2 के बाद है तो 1 के बाद लग जाएगा। इसका कितना आएगा? 6 आएगा, लेकिन 4 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 6। 2 के बाद है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 के बाद आ जाएगा। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड देखते हैं। हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 540, नीचे क्या आ जाएगा? 108 प्लस 541080, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 5 बार, प्लस ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, और एक जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 20 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे 20 टाइम्स आएगा तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 100। ओके, और ये एक बार जाएगा और ये 2 बार। आंसर आपका आएगा 103/20। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 103/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में वृत्त का व्यास ए बी और इसकी जीवा सी डी बिंदु पी पर मिलते हैं। पी टी बिंदु टी पर वृत्त के स्पर्श रेखा है। यदि सी डी बराबर इतना 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 है तो ए बी हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज ये जान लेनी होगी कि वृत्त पर अगर कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, और उसी स्पर्श रेखा की पॉइंट से एक जीवा खींच दी जाती है, तो क्या हो जाता है? इसकी एक थ्योरम है, हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। और इसी तरीके से हम देखेंगे, ये तो हो गई इस वाली लाइन के लिए, और यहाँ पे 2 जीवा खींची गई हैं, तो ये थ्योरम इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। ठीक है, पी बी इंटू पी ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी? दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें मिल क्या जाएगा? पी डी इंटू पी सी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। इस थ्योरम से हमें ये मिल गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पी डी की कितनी है? 5, और पी सी की कितनी है? पी से डी तक की जो वैल्यू है, और ये पी सी की जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी? हमारी ऐड हो जाएगी, तब हमारी निकल के आ जाएगी पी सी की वैल्यू। ठीक है, तो पी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगा 12.8। ठीक है, ये 12.8 हो गया। और पीबी की वैल्यू क्या है? पीबी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 है। ठीक है,
अब पी ए देखते हैं, पी ए हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब पी ए क्या हो जाएगा, अब पी से बी तक तो क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। अब 5 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, ठीक है। इक्वल करेंगे इसको, ये तो कट गया हमारा, यहाँ पे 4 आया प्लस ए बी, अब क्या हो जाएगा, 16 में से 4 का कितना बचा अपना 12, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है और यदि इसके बिकड़ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमें दिया क्या गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L प्लस बी प्लस एन इज इक्वल टू 20, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट कह रहा है कि इसके बिकड़ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके जो बिकड़ होते हैं इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, बिकड़ के लिए क्या फार्मूला होता है, अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग तो ये क्या है, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल यानी कि विकर्ण, क्या हो जाएगा हमारा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। क्या दिया गया है 12। अब इसको अगर हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड में, क्या आ जाएगा यहाँ से L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है अपना, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये होता है। अब हम लोग करेंगे क्या, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे निकल के, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और 20 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, क्या आ जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई, ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और इतने की वैल्यू क्या आ गई हमारी, हमको यहाँ से पता है 20 है, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, इसको यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, और 400 माइनस 20 करेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी इसकी वैल्यू हमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, 144 है, ओके। ये क्या है 144 है, सॉरी, चलिए ये क्या है 144 है, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है और इनके आयतन का अनुपात क्या है, 27:16 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो दिया गया हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। क्या आ जाएगा, ये हमको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी हमको दिया गया। वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 27:16। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है। ठीक है, तो हम फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए, तो आगे क्या करना है हमें, πr² πr² ये हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 27/16। ओके, पाई से पाई गया। ठीक है, R1 और R2 हमारा डिफरेंट है, तो यहाँ पे R1 क्या आ जाएगा, 9, R2 क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। और H1 और H2 का हमें रेशियो चाहिए, 27/16। ठीक है, कट पिट करेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 3 सा 9, 3 9 सा 27। ओके, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 सा 9। ओके, ये सारे कट गए। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ से आ गया H1/H2 का रेशियो 3/4 और हमें यही चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, हमें इसे क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो भी वैल्यू दी गई है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, हिंदी में बात करें तो आरोही क्रम में। ठीक है, तो आपको पता होगा कैसे करना है। सबसे छोटी सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे छोटी इसमें से क्या है, 25 है, फिर 27 है, 29, 30, 32, 35। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, उसकी बीच का नंबर क्या है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, 25, 27, 29, 30, 32, यहाँ पे क्या है, 33 भी है। ठीक है, 33 भी है और इसको मैंने मिस कर दिया था, कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसकी 20 का नंबर क्या है। 20 का नंबर क्या है, 30 है, इजी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें
ये दिया गया है और इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है PAQBRC। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसका जो पहला टर्म है पी हमें कैसे फाइंड होगा, अगर हम लोग इस वाले पहले टर्म में यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई अगर पी से कर दें तो हमें पी यहाँ से मिल सकता है। इसी तरीके से इसमें क्यू से कर देंगे, इसमें आर से कर देंगे तो यहाँ वैल्यू हमें मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए बाई क्यू माइनस आर, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इक्वल क्या है के, ठीक है। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पी से, ए अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे के, ठीक है, के हो जाएगा एंड पी, ओके। और इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना बन जाएगा कि पी क्यू माइनस पी आर और ये किसके बराबर होगा पी ए के, ठीक है। चलिए पहला टर्म देखते हैं, यहाँ पे ए बाई क्यू माइनस आर है और ये बराबर किसके हो जाएगा के, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में किससे, पी से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा निकल के हमारा, पी से कर देंगे तो पी ए और क्या आ जाएगा यहाँ पे के, और पी को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू माइनस आर में, क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड टर्म में करेंगे तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे पी से करेंगे, सेकेंड में क्यू से और लास्ट वाले में आर से, ठीक है। यहाँ पे क्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म में तो क्या हो जाएगा इस तरीके से बी क्यू इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के एंड क्यू आर माइनस क्यू पी, ठीक है, ये सेकेंड हो जाएगी। इसी तरीके से लास्ट आर सी इज इक्वल टू के आर पी माइनस आर क्यू, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हो गई। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, हम लोग इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जो है हम इसको अंदर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ के पी क्यू माइनस के पी आर प्लस के क्यू आर माइनस के क्यू पी प्लस इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, के आर पी माइनस के आर क्यू। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये सब क्या हो जा रहे हैं आपस में कट जा रहे हैं और आंसर आपका क्या आएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है हमें। सॉरी एक सेकेंड।
14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत कितना है? 78 है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों का औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। तो 14वें व्यक्ति का वजन कितना है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मान लेते हैं 14 व्यक्तियों का वजन 14 व्यक्तियों का औसत मान लेते हैं कितना है? x है। ठीक है, अब हमें दिया क्या गया है? दिया है हमें 13 व्यक्तियों का औसत कितना है? 78 है। ठीक है, तो 13 व्यक्तियों क्या हो जाएगा? 78 है। 78 और 14 जो 14वां हमारा व्यक्ति है, ठीक है, उसका हम लोग मान लेते हैं क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में क्या है? 78 है और 14वें व्यक्ति का औसत वजन 39 किलोग्राम अधिक है। तो हमने क्या माना है? x माना है। ठीक है, तो जो 14वां व्यक्ति होगा क्या हो जाएगा? x + 39। ठीक है, अब ये कितना माना है हमने? x माना है। ठीक है, अब इधर हम लोग इसको यहाँ पे घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 39 और इधर x - 78। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 39 बाई x - 78 और 39 का ये कितने व्यक्तियों के लिए है? 13 और ये 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 13 ये कट जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। x - 78, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 और x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 81। ठीक है, 81 आ जाएगा। और पहले क्या था? x की वैल्यू क्या है हमारी? आ गई 81 और यहाँ पे 81 हम लोग रखेंगे तो टोटल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से? 120 kg। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 120 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का हम लोग नामकरण कर देते हैं A B C और D। ठीक है, क्या कह रहा है? 45 से 30 हो जाता है। चलिए ऊंचाई याद करनी है इसकी हमें टावर की, तो tan 45 लेंगे पहले वाले एंगल से और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कितना है? इसको मान लेते हैं हम लोग h अपॉन x मान लेते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू h अपॉन x और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू h। ये भी हमें आगे काम आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग tan 30 के लिए निकाल लेते हैं, तो h रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा क्या? लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। कब? जब 45 से 30 हो जाता है। 30 हो रहा है तो क्या होगा? 10 वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? x + 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? tan 30 की 1√3 और क्या आ जाएगा ऊपर? h अपॉन, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे h। ठीक है, अब x यहाँ से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करना है हमको? आगे हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए h को एक तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h + 10 इज इक्वल टू h√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? h को एक तरफ लेके आएंगे, h√3 माइनस h इज इक्वल टू 10।
ठीक है। h यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, √3 - 1 इज इक्वल टू 10। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे नीचे, √3 - 1। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, परमेयीकरण। परमेयीकरण किससे होगा, √3 + 1 से, ताकि हमारा एक फार्मूला बन जाए। और किसका फार्मूला बनेगा, a² - b² का। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं सॉल्व करता हूँ। 10 √3 + 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 - 2 यानी कि 2, 2 से 5। आंसर क्या आ गया हमारा, 5 √3 + 1। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। पहले वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 12% बढ़ी, अगले वर्ष कुछ संक्रामक रोग के कारण यह 8% घट गई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। और पूछ रहा है पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। क्या कह रहा है, 12% बढ़ी। 12% मतलब क्या हो जाएगा, अगर आज आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/25। ठीक है। और क्या कह रहा है, 8% घटी। 8% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/25। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। जैसे 12% है तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना होता है, 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 4 3 जा 4 2 5 जा, ये क्या आ गया आपका 3/25। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि पहले वर्ष में क्या हो रही है, 12% बढ़ जा रही है, यानी कि 25 से क्या हो जा रही है, सॉरी 25 से क्या हो जा रही है, 28। और दूसरे वर्ष क्या हो जा रही है, ये घट जा रही है, कितना, 25 में 2 घट जा रही है, तो 25 से कितनी हो जा रही है, 23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, और ये कितना आ गया आपका, 23 अट्ठे आप करोगे कितना आएगा, 184। 184 का कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 आएगा। 23 दूना 46। ठीक है, 46 और 18 आप जोड़ोगे कितना आएगा, 644। ठीक है, ये तो बात हो गई। ठीक है, ये कितनी है, ये पहले थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि शुरुआत में ही पूछा कितनी थी। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, 100% बना देंगे। 100% बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 62,500। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बढ़ने और घटने के बाद जो जनसंख्या थी ये हमारा हो जाएगा, इसका हम लोग 100 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64,400, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। दूसरे वर्ष के अंत में कितनी थी, इतनी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्यवसाय शुरू करने से पहले करने के लिए आवश्यक कुल पूंजी में से ए ने 30% निवेश किया और बी ने 2/5 निवेश किया एंड सी ने शेष पूंजी निवेश की। तो कह रहा है एक वर्ष के अंत में 4,000 रुपये की राशि के लाभ के रूप में अर्जित की जाती है, जो बी द्वारा दी गई पूंजी का 20% है। तो ज्ञात कीजिए कि सी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया। ठीक है, तो हमें ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है। एक वर्ष के अंत में 4,000 रुपये की धनराशि लाभ के रूप में अर्जित की जाती है। ठीक है, यानी कि टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा
4,000, ठीक है, 4,000 रुपये। और क्या कह रहा है, बी जो जो बी द्वारा दी गई पूंजी का 20% है, यानी कि क्या कह रहा है कि 20% बी का हिस्सा है कितना, जो कितना जितना प्रॉफिट हुआ है 4,000, ठीक है। अब अगर हम बी की कुल पूंजी निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी की कुल पूंजी कितना हो जाएगा, टोटल निकालने के लिए ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000। लेट यहाँ पे 100 यूनिट हम लोग मान के चलते हैं, और यहाँ पे ए बी सी, और बी ने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है, 20,000, कितना, 20,000, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे हमने 100 यूनिट माना है, ठीक है, टोटल। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने 30% निवेश किया है, तो ए ने 100 का 30% किया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, सी ने शेष पूंजी का 1 वर्ष में 40,000 रुपये किया है, ठीक है। और ये 30% यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ए ने 30% किया है, ठीक है। बी ने कितना किया है, बी ने किया है 2.2/5 निवेश किया है, ठीक है। तो 2/5 कितना हो जाएगा इसका, 100 का 50, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इसका 40, अगर 2/5 हिस्सा अगर हम लोग किसका देखेंगे, 100 का, ठीक है। 100 में से 40 इसका आ गया, 30 इसका है, ठीक है। बचा कितना इसका, इसका बचा 30। और यहाँ पे कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 20,000 हो जाएगा यहाँ पे 500 से, ठीक है। और 30 को हम लोग 500 से करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका हिस्सा कितना आएगा, 3×5=15,000, ठीक है। ये हो जाएगा ए का हिस्सा। और सी का कितना हो जाएगा, सी को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो कितना आ जाएगा, 15,000, 15,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी और जो हमारी राइटिंग है ये सही होगी, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके आप नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें सही हो जाएंगी। इस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमने अभी भी स्टार्ट किया है, तो हमें चीज़ें सीखने में हमें भी वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त मैं आपसे मांगता हूँ, और आप पेशेंस के साथ हमारे वीडियो को देखिए। मैं वादा करता हूँ आपको जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कह रहा है कि रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपये उधार लिए और 2 सामान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरा कर चुका दिया। पहली किस्त 1 वर्ष बाद भुगतान की गई। यदि ब्याज दर 40% प्रति वर्ष है, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य रुपए में कितना था रजनीश ने चुकाई, ये हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो रेट क्या है इसका, रेट क्या है 40%, ठीक है। रेट की बात करें तो ये है 40%, और इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे क्या आ जाएगा 2/5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि
2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है, ठीक है। और इसने कितने लिए हैं, 1500 रुपये उधार लिए हैं। चलिए देखते हैं, यानी कि क्या है अपना 5 क्या है इसका, 5 इसका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये है इंस्टॉलमेंट, कितना देता है 2, यानी कि टोटल क्या हो गई, ब्याज कितना देता है, ये इंटरेस्ट 2 देता है, ठीक है। और ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। टोटल इंटरेस्ट इसका कितना जा रहा है, इसका जा रहा है कितना, 7, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि अब सेकंड इसका क्या होगा, सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा इसका 25 और इसका हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और इधर भी हमारा 7 से हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 35, टोटल कितना आ जाएगा ये 60, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 7 7 49, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रत्येक किस्त का मूल्य, ठीक है, कितना है, ठीक है। चलिए, अब ये आ गया हमारा 60 आ गया, टोटल कितना देता है ये 60, 60 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1500 को, ठीक है। कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 25 टाइम्स। और हमारी किस्त कितनी बन रही है, इंस्टॉलमेंट 49, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 25, जो कि आ जाएगा हमारा 12,200, सॉरी 1,225। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है, फिर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद बनाई जाती है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों की पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो इसमें अनुपात हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, बड़े गोले का और छोटे गोले का क्या करना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, R1 R कर लेते हैं, ठीक है। R1 हो जाएगा ये छोटे का, स्मॉल और से दिखा देते हैं इसको, और बड़े वाले का R। और इसी का हमें क्या पूछा है, रेशियो हमें फाइंड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा 3, और इसका क्या हो जाएगा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, 3 5 जा 15। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1:1:5, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, 5 वर्षों में एक राशि x पर साधारण ब्याज की मुख्य राशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। चलिए 2/5 क्या है, साधारण ब्याज का मुख्य राशि का क्या है 2.5 है, तो 2/5 है। 2.5 क्या हो जाएगा, ये किसको दिखाता है 40% को, ठीक है। अब क्या करना है,
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा इंटरेस्ट, ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम लोग लगा देंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो इंटरेस्ट क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, 5 है। रेट, ठीक है, तो रेट ही हमें निकालना है। और क्या है, टाइम कितना है, 5 है अपॉन 100। चलिए करते हैं आगे, क्या करना है, कट पिट कर देते हैं इसको। कितना आएगा, 20, और ये, ठीक है, रेट क्या आ गई, 8%, और 8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 20 महिलाएं 15 पुरुष मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला को वही काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं। एक पुरुष अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 20 वुमेन्स और 15 पुरुष यानी कि मेल क्या करते हैं, 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। 6 दिनों में। और क्या कह रहा है, एक महिला को वही काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 150 दिन लगते हैं। ठीक है, 150 दिन लगते हैं। और पूछ क्या रहा है हमसे, एक पुरुष को अकेला उस काम को कितने में करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या हो जाएगा, ये 120 प्लस 90 मैन इज इक्वल टू 150 वुमेन्स। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वुमेन्स कितना है, 150 है और 120 है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 30। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 3 9, और मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, अब क्या करें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे 1 वुमेन इंटू 150 है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 इंटू 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 450 दिन लगेंगे। ठीक है, कितना आ गया, और मैन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 450 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 450 ही आएगा। तो इसको पुरुष अकेला कितने दिन में करेगा, 450 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। जब नदी की धारा की गति 4.5 किलोमीटर पर आर हो तो उसे एक स्थान तक जाने और फिर वापस अपनी प्रारंभिक बिंदु पर आने में 2 घंटे लगते हैं। वह स्थान किलोमीटर में कितनी दूर है। ठीक है, चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। ठीक है, तो बोट प्लस वाटर 10 हो गया, ये 10 है। नदी की धारा कितना है, 4.5। ठीक है, कितना हो गया, इसे जोड़ेंगे तो 14.5 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है,
माइनस वाटर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये जो हमारी पहली दूरी है, ठीक है, S1 कितना हो जाएगा हमारा, S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, ये हमारा फार्मूला है। और S1 हमारा क्या है इसमें, S1 हमारा ये है S1 और ये है हमारा S2। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। 14.5 इंटू 5.5 अपॉन 20 और टाइम कितना दिया गया है 2। ठीक है, अब इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 20 है और यहाँ पे 55 है। ठीक है, तो ये कितने जब बढ़ जाएगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, और अब इसको हम लोग आगे कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दामा 10 और पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, 5 बार जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7.98 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय का 2/3 है, ए का खर्च बी के खर्च का 3/4 है। यदि बी की आय 1/3 ए के खर्च के बराबर है तो ए की बचत और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। चलिए इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कैसे बना लेते हैं हम लोग, इनकम और सेकंड कितना ये लोग एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ए कितना है, ए का है क्या 2 है और बी का कितना है, बी की आय कितनी है 3 है। ठीक है, और एक्सपेंस इनका अगर बात करें तो इनका कितना है 3y और इनका कितना है 4y। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं लोग सेविंग कितना कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो सेविंग हमारा आ जाएगा, राइट। तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम में से हम लोग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा, जाहिर सी बात है। 3x माइनस 4y, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, इसमें क्या कह रहा है जो ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 3/4 है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, बी के खर्च का 3/4 है। ए का खर्च कितना है, ए का खर्च कितना है 3y। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए का खर्च बी के खर्च का 3/4 है। तो यदि जो बी की आय का 1/3 ए के खर्च के बराबर है, इसका 1/3 ए का जो खर्च है इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें 3y। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x और y का रेशियो मिल जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ गया। यहाँ से हमें एक्स वाई का रेशियो मिल गया और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हम सीधा आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 इंटू
एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 -4 6 -3 3 और 9 माइनस ये क्या आ जाएगा 5 और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 3 और 5। आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी समझने में, यहाँ पे इस वाले टर्म में ये कैसे आया। ठीक है, इसको मैं एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि जो b की आय है, b की आय कितनी है 1/3। ठीक है, लेजर से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यदि b की आय 1/3 है जो a के खर्च के बराबर है। ठीक है, a के खर्च कितना है, a का खर्च है 3y के बराबर है। ठीक है, और a यहाँ पे b की इनकम कितनी है 3x, यहाँ से 3x आ गया और a की आय कितनी है 1/3 जो कि बराबर है किसके 3y के। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लिए और यहाँ पे पुट कर दिए और ये हमारा रेशियो आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे x + 1/x = 3 दिया गया है और हमें फाइंड करना है x⁴ + 1/x⁴। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि x⁴ प्लस x⁴ 1 + 1/x⁴ ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है x⁴ प्लस x⁴ x⁴ प्लस x⁴ माइनस x + 1/x। ठीक है, इसकी तो वैल्यू हमें पता है 3 है। ठीक है, इन दोनों की हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एक सेकेंड। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा क्या x² प्लस 1/x²। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा कहाँ से निकल के आएगा, इस वाले ये जो हमें दिया गया है यहाँ से हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू x² प्लस 1/x²। तो इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें फाइंड करने के लिए इस 3 का यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा 9 और माइनस क्या करना है 2 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे क्या, इसकी सहायता से निकालेंगे किसकी वैल्यू x⁴ की। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आया है यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। ये हो जाएगा 49 माइनस फिर हमें -2 करना होगा। ठीक है, ये फार्मूला है, तो ये कितना आ जाएगा 47। ठीक है, अब हम लोग हमारा बचा क्या, ये वाला टर्म बचा, इसको भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। x3 x³ = कितना आ जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका हमें करना होगा इसका करना होगा हमें 3 का यहाँ पे क्यूब। ठीक है, क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 27 और माइनस क्या करना होगा 3 × 3, यहाँ पे -3 × 3 करना होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, आ जाएगा 9। ये कैसे होता है, ये सब ये फार्मूला है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फार्मूले को रिवाइज करा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 47 × 18
-3, ठीक है। 47 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 18 में 18 से 47 में, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 648 और क्या है -3। इसको आप यहाँ से माइनस करो, कितना जाएगा 843, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए हम लोग। चलिए यहाँ से देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 18 क्वेश्चन में हमसे पूछा रहा है, एक निश्चित समय पर एक पार्क में बंदरों और मनुष्यों का आगंतुकों के सिरों और पैरों की गिनती की गई और यह पाया गया कि वहां 54 सिर और 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या कितनी है ये बताना है हमको। चलिए बता देंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ मंकी इज इक्वल टू y। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं और ये कह रहा है कि यहाँ पे पाया गया कि क्या कह रहा है कि वहाँ पे 54 सिर और 148 पैर थे, ठीक है, यानी कि 54 सिर, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे पीपल और मंकी को, यानी कि x और y को कह रहा है अगर आप ऐड करते हो इनके सिरों को तो कितना आता है वहाँ पे टोटल सिर 54, ठीक है। चलिए मान लिया हमने। अब कह रहा है कि 148 पैर थे। अब हमको पता है कि इंसान के कितने पैर होंगे, 2, ठीक है। और हमें ठीक है, इनके अगर हाथ और पैर इनको दोनों मिलाएं, ये पैर में ही आएगा क्योंकि ये चलते हैं, आपको पता है ये जानवर हैं, तो इनके कितने पैर हो जाएंगे 4, ठीक है 4। और ये टोटल कितने हो रहे हैं 148, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, x और y में से किसी एक को बराबर करना होगा। और हमें यहाँ पे अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 108, माइनस कर दो ये कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगी y की वैल्यू 20, ठीक है। तो y हमारा क्या था, मंकी था, तो हमारे मंकी कितने हो गए 20, ठीक है। मंकी हो गए 20। अगर हमसे पूछ ले कि इंसान कितने थे, तो इंसान कितने थे, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इंसान मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सॉरी 19, 18 तो हो गया, 18 कर लिया हमने, 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है बी ने एक थोक विक्रेता से 15 किलोग्राम सेब प्रति किलोग्राम 180 रुपए की दर से खरीदे जो 1 किलोग्राम के वजन के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है। ये क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम वजन के लिए क्या करता है, 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम यूज करता है, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है बी ने सभी सेबे को प्रति किलोग्राम 180 रुपये में बेचा, ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 750 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। कितना उपयोग करता है ये, ठीक है, 750 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। यानी कि इसने यहाँ पे इसकी लागत क्या आया होगा 750 ग्राम के हिसाब से, ठीक है। बेच किस में रहा है ये 1000 पूरे में बेच रहा है, ठीक है। 750 ग्राम का ये उपयोग कर रहा है 1 किलोग्राम बेचने के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ इतनी बात हमें समझ में आ गई। ये हमारा क्या है, लागत मूल्य हो जाएगा हमारा।
और ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, बेच कितने में रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका रेशियो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। अब हम लोग को पता है, हम लोग काट सकते हैं इसको इधर उधर। ठीक है, 0 से 0 कटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया अब यहाँ पे क्या बचेगा अपना, 5 से यहाँ पे कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा, और यहाँ पे 5 1 जा 5। ठीक है, 5 9 जा 45। ये आ गया रेशियो हमारा। अब हमें क्या बताना है कि इनका परसेंटेज, हाँ, प्रॉफिट का परसेंट इनका कितना है। ठीक है, तो प्रॉफिट का परसेंट हम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 19 में से 15 को हमें माइनस करना होगा, और इसको कितने पे हमें फाइंड करना है, तो 15 पे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 19 में से कितने गए, 19 में से 15 गए, कितने बच्चे, 4, 4/15 100। अब यहाँ से ये इसको काट पीट दो। अब काटोगे तो क्या बचेगा आपका ये। ठीक है, 400 को 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 15 दूना 30 आया, फिर 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो हमारा यहीं से आंसर, यहीं से पकड़ लो कितना गया हमारा, 26.67%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है हमसे दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। समीकरण x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 का ग्राफ p अल्फा बीटा पर y एक्स को काटता है, और ये क्या रहा है, इतना ग्राफ एक्स एक्स को काटता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा की। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। पहली वाली लाइन से हमें क्या पता चल गया कि y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, ओके, और x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 2y, ये y एक्स पर काटता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। तो y एक्स पर जो काटता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 6। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, 6 प्लस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे y अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 5/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गई वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें मिल गई वैल्यू किसकी, अल्फा बीटा की। कितनी निकल के आ गई, 0,6, और क्या हो गई, गामा प्लस बेगा। ये कितना आ गया अपना, ये आ गया 5/2,0। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ से y निकल गया, यहाँ से x। ठीक है, अब क्या करना है हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बेगा। ये सारी वैल्यू हमारे पास है, अब इसको ऐड कर दो बस, सिंपल।
0 प्लस 6 प्लस 5 2 प्लस 0, ऐड कर लो इसको, कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17/2, 17/2 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है, ये वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए अलजेब्रा की। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर देखेंगे ये जो हमारा इक्वेशन है ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये 3abc के फॉर्मेट में है, ये हमारा a क्यूब b क्यूब और c क्यूब है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमें, आगे करना है इसको इससे कंपेयर। ठीक है, 5x प्लस 1 ये हमारा a हो गया। ठीक है, यहाँ से a मिल गया हमें, और b क्या हो जाएगा, x माइनस 3, c क्या हो जाएगा हमारा, अब c के लिए देखो, c के लिए यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, c के लिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे c हमारा कैसा है, c के पास में यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमें इसको इस टर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो 3 है, ठीक है, इसको 3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा जो हमारा ये c है, c हमारा क्या है 3x माइनस 4, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग, इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे, तो ये हमारी यहाँ पे c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, 8 हो गया, यहाँ से ये आ गया। अब इसको हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, 0 के, यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना आगे। अब बस सब कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बस हमारा सवाल खत्म। क्या हो जाएगा, 6 5 11 1 12x हो गया, 8 में से 1 गया, कितना हो गया, ये 3 है, 8 3 11, 11 में से 1 गया, कितना बच्चा 10 बराबर 0, x इज इक्वल टू 10/12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, 3 नल हैं जिनके व्यास क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 4, इन नलों से पानी की बहाव की दर उनके व्यासों के वर्ग के अनुपात के बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन नलों से पानी की बहाव की दर उनके व्यासों के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो ठीक है, तो जो इसका व्यास है यानी कि टी कितना है, 2 3 4, और क्या कह रहा है कि बहाव की दर उनके व्यासों के वर्ग के अनुपात के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे,
4, इनका जब स्क्वायर करेंगे 9, 16। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़े नल द्वारा टंकी को अकेले भरने में 81 मिनट लगते हैं। ठीक है, क्या सबसे बड़ा वाला क्या कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, टैंक की क्षमता कितनी है ये पता चल जाएगी। सबसे बड़े वाले नल लेंगे, 81 मिनट लगते हैं, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसका कर दो, 16 एकम 16। ठीक है, कितना आ गया ये, 129। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो टंकी भरने में कितने मिनट लगेंगे। अगर सभी नल को हम लोग एक साथ खोल देंगे, यानी कि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो, एक साथ खोला जाए तो, ठीक है, तब कितना यहाँ पे समय लेगा। तो कितना है टोटल, 1296, और हमारी कितने हैं, 4, 9, 16, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 29। ठीक है, अब इसका यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग को डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, ये 29, ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 बार यहाँ पे पहले ही हमें यहाँ पे समझ आना चाहिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो पूरा सॉल्व नहीं करना होता, हम एक स्टेप ही लास्ट में सॉल्व करके इस तरह के क्वेश्चन में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, यानी मान लेते हैं x से पहले दूसरी y है, इनका योग कह रहा है 240 है, और कह रहा है इनका मासापा जो है 15 है। अगर मासापा 15 दिया गया है HCF, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसका मल्टीप्लाई होगा 15 का, ये जो दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काट देते हैं इसको, कितना आएगा, 15 एकम 15, 15 छक्का 90। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से, x + y = 16, यानी कि हमें क्या करना होगा, युग्मों को ज्ञात करने के लिए 2 डिजिट लेनी होगी, कितनी, 1 से 16 के बीच में। ठीक है, जिनका जोड़ आए 16। ठीक है, जिनका जोड़ आए 16, ऐसी में संख्याएं ढूंढनी है, और क्या करना है, और इस कंडीशन को ये संतुष्ट करना चाहिए। ये जो है, ये जो बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका मासापा 15 है, कह रहा है कि दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं को युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए कि ऐसे कितने युग्म बनेंगे दो संख्याओं के। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग ले लेंगे कितना, 1 + 15, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना 16 हो रहा है जोड़ने पर। ठीक है, और ये हमारा पहला युग्म मिल गया। ठीक है, अब दूसरा लेंगे हम लोग, कितना, हम लोग दूसरा ले सकते हैं जो 16 है, 2 और 14। ठीक है, तीसरा क्या ले सकते हैं, 3 और 13, ऐसे ही 4 + 12, 5 + 11, ऐसे ही क्या हो जाएगा, 6 + 10, और क्या हो जाएगा, 7 + 9, और 8 + 8, इतने ही संभव है। अब लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये युग्म कौन कौन से होंगे, तो हमें क्या करना है, को प्राइम हमें इसमें से देखना है। ठीक है, चलिए तो 1 15 है, ये नहीं है, को प्राइम देख सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, कुछ भी उनमें कॉमन ना हो। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा,
ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4, ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं? तो 4। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि वर्तमान योगफल कितना है? 52 है। अब सेकंड क्या है? सेकंड लाइन क्या है? अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। 4 वर्ष बाद, इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं। कितने साल बाद? आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर फादर और पुत्र। फादर कितने का होगा? 4 का होगा। तो पुत्र कितने का होगा? 1 का होगा। ठीक है, इतने ईयर के होंगे ये लोग। अब क्या कह रहा है? अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात हमें ये फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले इसकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, जो कि हमें यहाँ से ये लाइन हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा? बिफोर 4 ईयर। बिफोर 4 ईयर हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? 4 से यहाँ पे 4 माइनस कर देना होगा ना। 4 - 4 हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? x - 4। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, आसान है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये पहली लाइन से यहाँ पे कह रहा है इन दोनों की योगफल जो वर्तमान आयु है, इनका योगफल कितना कह रहा है? ये कह रहा है कि 52 है। चलिए ये भी बात मान लेते हैं। तो अब इसको जोड़ देते हैं, सिंपल। 4x 4 प्लस x -4 इज इक्वल टू 52। ठीक है, और 4x कितना हो गया? ये 5x, और ये कितना हो गया? 8, और 8 जाएगा इधर। 52 - 8 कितना हो जाएगा? ये 8 जाएगा इसमें से, 52 में से। सॉरी, ये 8 होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 60, और ये है 5x, और ये कितना आएगा यहाँ पे? 12 कट के। ठीक है, x की वैल्यू होगी 12। तो हमसे पूछा क्या है? पिता और पिता की आयु का अनुपात हमें फाइंड करना है। तो जो ये वर्तमान आयु है हमारी, 10 साल बाद पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 साल बाद ये जो हमारी वर्तमान आयु है, इसकी हमें सबसे पहले तो निकालना होगा। कितना हो जाएगा? ये 12 यहाँ पे रख देंगे। कितना हो जाएगा? 4 × 12 - 4 और क्या है? 12 - 4, ये कितना आ गया? 8। ये तो इनकी वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, 48 - 4 कितना हो जाएगा? 44। ये आ गई इनकी वर्तमान। अब कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? इसमें 10 साल और जोड़ दो। ठीक है, तो 10 साल बाद 44 में 10 जोड़ेंगे, 54 आएगा। 8 में 10 जोड़ेंगे, 18 आएगा। 18 एकम 18, 18 तिहाई 54। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 3:1। ठीक है, तो ये पूछा क्या है? पुत्र और पिता का, तो ये क्या आ जाएगा? 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है। उसके ऊपर h ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा है। समतल पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण अल्फा है और ध्वज दंड के शीर्ष का भाग का बीटा है। मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें। चलिए देखते हैं कैसे करना है।
एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है। ठीक है, इसका फिगर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि उसके ऊपर h ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर झंडा लगा है। ठीक है, ये h है और यहाँ से आ गया ये। ठीक है, यूनियन कोड क्या कह रहा है, अल्फा है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है बीटा। अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। अब मीनार की ऊंचाई बतानी है टोटल कितनी है। ठीक है, और यहाँ पे झंडा लगा है और ये वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, और हमें यही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे tan अल्फा लगाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, x अपॉन क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मान लेते हैं हम लोग कितनी है, y है, x अपॉन y है। ठीक है, इसी तरीके से tan बीटा में ये और ये वैल्यू जुड़ जाएगी। ठीक है, तो h प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये y कट जाएगा, तो ये बचेगा x अपॉन h प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, x tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस ठीक है, tan अल्फा, और एक सेकेंड गाइस, फिर से इसको करते हैं। हाँ, इसका इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हमें x वाले को एक तरफ ले जाना होगा। यहाँ पे आपको x, ये x है, x को एक तरफ ले जाना होगा और h को एक तरफ रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इसको इधर लाएंगे तो, और x कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, इधर क्या बचेगा, h tan अल्फा। ठीक है, अब क्या है, अब मैं x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पर कमेंट करिए, और आगे नेक्स्ट आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।